बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेल को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में आप जान पाएंगे कि बेल क्या है और इसको कैसे दायर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेल क्रिमिनल प्रैक्टिस में नहायत ही अहमियत के हामिल है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ यंगस्टर लॉयर के लिए बल्कि आम शहरी को भी समझ लेना चाहिए कि बेल क्या होती है, इसको कैसे दायर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेल के ऊपर कि बेल आखिर क्या है। इसको ज़मानत कहते हैं। रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू हैंड ऑफ श्योरिटी हु अंडरटेक टू प्रोड्यूस हिम बिफोर कोर्ट एज एंड वेन एवर रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी आप किसी बंदे को पुलिस की कस्टडी से निकालकर किसी श्योरिटी के हवाले कर देते हैं, और वो श्योरिटी क्या करता है, श्योरिटी की जिम्मेदारी ये है कि वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि कोर्ट जब भी उसे तलब करेगी वो पाबंद रहेगा उसे पेश करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं प्री रेस्ट बेल और पोस्ट रेस्ट बेल। प्री रेस्ट बेल क्या है? तो आपने देखा होगा, जैसे ही किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है तो वो थ्रू एडवोकेट कोर्ट में अपीयर होता है। तो कैसे किया जाता है, किस सेक्शन के तहत किया जाता है? ये सीआरपीसी के सेक्शन 498 के तहत इसको दायर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप प्री रेस्ट बेल दायर कर देते हैं तो दूसरी बात हमें ये देखना होती है कि हमारे पास कौन से फॉर्म है, या ये जो बेल है प्री रेस्ट बेल कहाँ पर मूव की जाए। तो हमारे पास दो फॉर्म है इसके लिए। नंबर 1 पे है कोर्ट ऑफ सेशन और उसके बाद है हाई कोर्ट। इसके साथ अगर आप सीआरपीसी में मौजूद शेड्यूल को देखें तो वो भी काफ़ी हद तक आपकी रहनुमाई करता है। उसमें बताया जाता है कि ऑफेंस कितना ग्रीवियस है, उसकी पनिशमेंट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और साथ में अगर आप देखें उसमें यह भी बताया गया है कि आपने उसको कहाँ मूव करना है। तो आप शेड्यूल को ज़रूर देखा करें। अब हम बात करते हैं प्री रेस्ट बेल की। तो प्री रेस्ट बेल जब आप दायर कर देते हैं तो कोर्ट कभी भी ये नहीं देखता कि डेट व्हाट ऑफेंस हैव यू कमिटेड, आइदर बेलेबल और नॉन बेलेबल। वो क्या है, आपको इंटरम बेल ग्रांट कर देता है। क्यों करता है? ताकि आप अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें। अब हम बात करते हैं कि एक लम्हे के लिए सपोज कर लें कि आप इस वक्त हैं लाहौर में और आपको ये पता चलता है कि बिहाड़ी में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। तब आप क्या करेंगे? कौन सी रेमेडी है आपके पास? तो कानून जो आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करता है वो है प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव बेल की। वो आप किसी भी हाई कोर्ट में उसे दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट आपको बेल जो देता है वो इसीलिए देता है ताकि आप जो रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन है उसको अप्रोच कर ले। अब ये 14 दिन के लिए भी हो सकता है, 7 दिन के लिए भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल की। पोस्ट अरेस्ट बेल ये सेक्शन 497 सीआरपीसी के तहत दायर की जाती है, और कोर्ट हमेशा डिटरमिन करता है 496 को कि आया ये जो ऑफेंस लगाया गया है ये बेलेबल है और नॉन बेलेबल है। अगर तो ऑफेंस बेलेबल है तो एज यू नो कि ये मैटर ऑफ राइट है, और अगर हम बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंस की तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट के पास कि वो बेल ग्रांट करती है या नहीं करती। और कोर्ट जब आपको ये बेल ग्रांट करती है पहले वो इस बात पे यकीन कर लेती है कि आया ये जो बंदा है, ये जो मुल्ज़म है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, या ये खुद को कंसील तो नहीं कर लेगा, या एब्सकॉन्डर तो नहीं करने वाला, या वो देखता है कि कहीं ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट फिर आपको बेल ग्रांट करती है। इसके साथ ही अगर कोई मुल्ज़म यानी कोई मुल्ज़मा है, कोई ख़वातीन है, खातून है, तो उसको भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट हो जाती है। या आपने देखा होगा कोई ज़ईफ़ उम्र है या कोई बीमारी का कोई उसकी वजह है
या कोई बच्चा है, तो इन मामलात में इसको क्या है, बेल ग्रांट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि बेल क्या है, और उसके बाद जो उसकी बुनियादी टाइप्स हैं, प्री रेस्ट बेल और पोस्ट रेस्ट बेल, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।